अभी मुझे तो रोना आता है कि कहाँ हम शिफ्ट हो गए, उस जगह को रो, अब भी याद करके मैं रोता हूँ। बचपन के पल वो याद आते हैं। अखबार वगैरह आते थे, वो डेली नहीं, 2-3 दिन के बाद एक डाक, कुछ लोगों के पास अखबार आता था। अखबारों से ये बात पता चल चुकी थी कि एक डिवीज़न हो रहा है और हमें इस इलाके को छोड़कर हिंदुस्तान में जाना पड़ेगा। लाइन क्लियर नहीं देते थे, 2-2 घंटे रुक जाती थी। जी जी। तो यार पानी भर लें, दूसरों ने कहा नहीं पानी मत भरना, इसमें शायद जहर मिला होगा। कभी इकट्ठे रहते थे, खेलते कूदते थे इकट्ठे, हम दिवाली दशहरा और ईद मनाते थे। जी जी। और वो सारी चीज़ें अब नहीं थी, एक दूसरे पे हमें एतबार नहीं खत्म हो गया था जी, एतबार। जी। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है 14 अगस्त को मनाया जा रहा है, उसी उपलक्ष्य में आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेकर आए हैं कि जहां हम जानेंगे, पहचानेंगे कि उस समय क्या त्रासदी हुई थी जो इतनी बड़ी बात होती है कि वहां से इतने लोग पलायन करके यहाँ पर आए थे, दोबारा से शुरुआत की थी। उन्हीं में से चंद लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 14 अगस्त को जो है ये दिन हमेशा जो है वो मनाया जाएगा, इसी दिन की यादगार में जो है हम बात करने का प्रयास करेंगे कुछ ऐसे ही बुजुर्गों से जो उस समय पाकिस्तान में मौजूद थे और उनको जो है पलायन करके यहाँ पर आना पड़ा था। तो उन्हीं में से एक हमारे साथ चटानी जी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ था उस समय में। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या उम्र थी आपकी उस समय? मेरी उम्र उस समय लगभग 9-10 साल की थी। कौन सी क्लास में पढ़ते थे? मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था। कुछ याद है कि एग्जैक्ट वो लोकेशन क्या थी जहां पर आप रहते थे? बिल्कुल याद है मुझे, मैं उसका नक्शा बना के दे सकता हूँ। मुझे घर के एक एक कोना याद है? हर कोना मुझे याद है क्या होता था। और अगर हम जगह की बात करें तो अब वो जगह का नाम क्या है, कुछ पता है आपको? वो मेरा गांव है, एक गांव का नाम नुतकानी गांव है, नुतकानी जी। मैं नुतकानी गांव में रहता था और जिसकी तहसील संगढ़ थी, उसका तहसील हेडक्वार्टर तौसा था और डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खां था। तो जब आपको पहले पता लगा कि ये त्रासदी हो रही है और आपको जो है पलायन करना पड़ेगा हिंदुस्तान की तरफ, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी? क्या समझ आया था? ऐसा है, हमारे यहाँ जो गांव था उसमें डाकखाना तो था जी, स्कूल भी था, लेकिन वो जो अखबार वगैरह आते थे वो डेली नहीं, 2-3 दिन के बाद एक कुछ लोगों के पास अखबार आता था। अखबारों से ये बात पता चल चुकी थी कि एक डिवीज़न हो रहा है और हमें इस इलाके को छोड़कर हिंदुस्तान में जाना पड़ेगा। वो अखबारों से लगभग पता चल जाता था। अखबार हमारे यहाँ चंद लोगों के पास आता था। हमारा गांव काफ़ी बड़ा गांव था जिसमें डॉक्टर भी थे जी, और वकील भी थे, यानी एक अच्छा गांव था जिसमें हर किस्म के लोग थे, अमीर भी थे, गरीब भी थे, सारी बात थी। वो कुछ लोगों के पास जो अखबार आता उससे पता चल चुका था कि डिवीज़न है एंड डिवीज़न के बाद हमें प्लान करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा और यहाँ ये जगह जो है हमें छोड़नी पड़ेगी। इस तरीके से और बातें अखबार में आ जाती थी, अखबार लोग लेते थे। तो जब आप अपने बाल्यावस्था में थे या छोटे थे, जब आप बात कर रहे हैं, उस समय की कौन सी एक याद है जो लगता है कि यहाँ पर भी सेम है, वहां पर भी सेम ही था, कुछ बदलाव नहीं है? नहीं देखिए, घर छोड़ना तो हर एक को मुश्किल होता है, बाकी बदलाव नहीं है, बदलाव तो था जी। हम अपने गांव से लेकर इधर आ रहे तो चेंज तो नज़र ही आ रहा था जी। इट वाज ए बिग चेंज कि हम गांव के रहने वाले अब शहर में आ गए जी। तो चेंज तो नज़र आ रहा था। कोई ऐसी छोटे होते कोई ऐसी घटना या फिर कोई ऐसी शरारतें जो आपको याद हो, जो वहां पर आपके दोस्तों के साथ आप करते थे? देखिए वहाँ पर हम देखिए मैं 9-10 साल का था, हमें इतना तो याद है कि 9-10 साल के बच्चे जो हैं, इवन लड़कियां लड़के सब इकट्ठे खेला करते थे। ऐसी कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं थी कि लड़कियां नहीं खेलेंगी साथ। जी, जी, जी। लड़के और लड़कियां इकट्ठे खेलते रहते थे, लड़ते भिड़ते भी रहते थे, सारी बातें होती थी जो एक बचपन में आपके साथ भी होंगी, मेरे साथ भी। वो बचपन तो वैसे बीतता है, खूब बढ़िया तरीके से हमारा बचपन बीता है। कोई बढ़िया बचपन हमने बिताया है, ऐसी कोई बात नहीं।
और यहाँ पर बात यह भी होती है कि जब विभाजन विभीषिका हुई उस समय काफी परिवार एक दूसरे से बिछड़े, माता पिता बिछड़े, बच्चे बिछड़े, काफी टाइम तक कैंपों में रहना पड़ा और काफी महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार किया गया। आपका क्या वो एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या कुछ आपकी आंखों ने देखा उस समय? देखिए मैं बताऊँ आपको, हमें जो है हमारे साथ एक गांव था फतेह खां, जी जो हमसे 3-4 किलोमीटर पे होगा, ज़्यादा इससे मेरे ख्याल में शायद हो सकता है 5 किलोमीटर, इससे ज़्यादा उसका फासला नहीं था जी। तो वहाँ पर डाका हुआ। जी उस डाके को देख करके हमारे गांव वालों ने भी ये कुछ लोगों ने सोचा, जो अग्रिम सोच के लोग थे, कि यार इस गांव को छोड़ दिया जाए। आज फतेह खां में डाका हुआ है, लोग हिंदुओं को मार गए हैं, कल को हमारे गांव में हो सकता है, क्यों ना हम ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पर कुछ सुरक्षा मिले। और सुरक्षा मिल सकती थी। एक गांव में बड़ा गांव था वो हुआ, जहां पर जो हमारा ये में पुलिस स्टेशन था। जी हमारे गांव का पुलिस स्टेशन वहोआ में था। वो लोग सोचने लगे क्यों ना हम वहोए चले जाएं, वहाँ कम से कम पुलिस स्टेशन है, वहाँ पुलिस तो है, यहाँ तो कुछ नहीं जी। हालांकि गांव हमारा काफ़ी बड़ा था, उसमें हर किस्म, एक बहुत बड़ा बाजार था उसका, ऐसी कोई बात नहीं, बड़ी चौड़ी सड़कें थी जी। रोड भी बड़े अच्छे, रोड का मतलब नहीं कच्चे रोड से, उसको आप गली कहें या रोड कहें, कुछ भी कह दें। तो कुछ जो सुनार बिरादरी के लोग थे उन्होंने सोचा हम यहाँ से चले जाएं। जी। मेरे फादर का भी ये डिसीजन था कि हम इन सुनार के साथ हम भी यहाँ से निकल जाएं तो बढ़िया है। जी। तो हमने भी फैसला किया। मेरे फादर का एक दोस्त था मुसलमान, कलंदर नाम था उसका। जी। वो जत था, जत उसको कहते हैं जो ऊँट पालते हैं, ऊँटों को बेचते हैं, ऊँटों पे आवाजाही का सामान लाते हैं, लोगते हैं, वो उनको जत कहते थे। वो मेरे फादर का दोस्त भी था और एक बिजनेस में हिस्सेदार भी था। जी। बराबर की हिस्सेदारी थी। तो उसको कहा भाई यार तू ऊँट ले आ, कचावे ले आ, हमें तो वो ही छोड़ के आ। उन्होंने कहा मैं आ जाऊँगा। उनको बताया भाई कल आ जाइयो। वो उस दिन ऊँट वगैरह ना लाकर वो मेरे फादर के पास आया, कहने लगा भाई आज आपने घर से बाहर नहीं निकलना। जी। बाहर के बदमाश आए हुए हैं। जी। और वोहे जाने का रास्ता साफ नहीं है। जी। अगर आप निकलोगे तो दिक्कत है, आप जिस दिन ये रास्ता साफ हो जाएगा मैं आपको ले जाऊंगा। जी। हमने जाके वो बात, मेरे फादर ने जो सुनार बिरादरी के तैयार से जाने वाले 10-15 घर जाने को तैयार थे, उनको जाके बताई भाई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, बाहर के बदमाश हैं जो इस गांव के नहीं है। जी जी। और ऐसा हो सकता है रास्ता साफ नहीं है कि आप आज मत जाओ। कल कहाँ, हम 10-15 घर हैं, कौन सा हमें मारने वाले, हमारे पास सारे जवान छोरे हैं, जवान लड़के हैं, ऐसा क्या बात है, कौन हमें मारता है। जी। तो वो चले गए। जी। जैसे दोपहर ढलते ढलते, गर्मियों के दिन थे, दोपहर ढलते ढलते इन्फॉर्मेशन आ गई कि उन पे हमला हुआ है। लगभग उनमें से 1 दर्जन आदमी मारे गए हैं। जी। और बाकी सारे जख्मी हैं, उनका माल असबाब लूट लिया है। जी। तो इस तरीके की पैदाइश, और उसी रात को फिर हमारे गांव पे हमला हुआ। जी। उसी रात को हमारे गांव पर हमला हुआ, गांव पर भी हमला हुआ। तो वो भी वहाँ पर शायद आपको सिचुएशन ऐसी थी जी कि गांव में बुर्ज बने हुए थे। जी। 3-4 बुर्ज बने हुए थे, क्योंकि वहाँ पर जो पठान लोग हैं जिनको वजीरे कहते थे, वजीरे उनके पठानों के एक जुज़ है, मतलब एक हिस्सा है पठानों का। एक कुछ अलग अलग जैसे काम करने का तरीका कह सकते जैसे हैं? कबीले अलग अलग हैं। जी जी। एक वजीर कबीला है। अच्छा। वजीरों का काम ही यही था कि लूटना। जी। वो रात में हमला करते थे, लूटपाट हिंदुओं को ले जाते थे। तो इस तरीके उनको रोकने के लिए गांव में 3-4 बुर्ज बने हुए थे, और बीच में एक बहुत बड़ा बुर्ज बना हुआ था ऊंचा, जहां पर लगभग पुलिस रहती थी। जी। तो उस समय जब हमारे हमला हुआ, शोर मच गया कि आवाज़ें आने लगी बंदूक गोलियों की। जी जी। तो हमारे मोहल्ले के लोग भी खड़े हो गए। गर्मियों के दिन थे, लगभग लोग ऊपर छत पे सोते थे। जी। और सिक्योरिटी रीजन के लिए उस समय जो सीढ़ियाँ होती थी वो भी बांस की बनी होती थी, उनको भी ऊपर खींच लेते थे। तो उन्होंने कहा भी अब यहाँ तो, यानी हमारे मोहल्ले से लगभग 100-150 मीटर दूर जी जो है हमें आवाज़ आ रही थी कि वहाँ पर बदमाश हैं, और वहाँ पर जो हिंदुओं के घर हैं उनके यहाँ ये जो लूटपाट हो रही है।
तो हमने सोचा हम यहाँ से निकलें, तो लगभग अब यही सोचा कि जो बुजुर्ग बुर्ज है जी, जी, बीच वाला, जी, वहाँ पर पुलिस वाला कोई ना कोई ज़रूर होगा, वहाँ पहुँचा जाए। वहाँ चावला परिवार का घर था कि वहाँ किसी तरीके से पहुँचा जाए। अब उसके लिए पहुँचना, गलियों में से जा नहीं सकते थे, जी, जी, गलियों में तो बदमाश घूम रहे हैं। जी, तो हमने अपने मैंने जैसे कनेक्टेड थे छतें, जी, जी, कनेक्टेड थी, गए, छतों से होकर गए, चलते गए। एक जगह जाके वो जो कनेक्शन था टूट टूट गया। वहाँ टूट जाता था। वहाँ पर बुजुर्गों को, औरतों को, बच्चों को, हर आदमी पगड़ी पहनता था। जी, 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 वो ज़माना था कि पगड़ी मर्द पहनते थे। पगड़ियों को बांध कर उनको नीचे उतारा, जी, फिर खुद कुछ जवान कूद गए जैसे है उस तरीके। फिर हम दूसरे उस छत पर गए। उस छत के बाद फिर जो है वहाँ तक पहुँचने में हमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम चावला परिवार के घर पहुँच गए और वो रात हमने वहीं काटी। तब तक सुबह तक तो पुलिस वगैरह आ गई और वो सारे बदमाश चले ये गए। किस सन की बात कर रहे हैं, किस ईयर की बात कर रहे हैं? ये सन 47, ये सन 47 की ही बात 14 कर रहे हैं। अगस्त के बाद की बात कर रहा हूँ। 14 अगस्त को हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, जी, जी, ये उसके बाद की बात है। अच्छा, आप पहले मतलब आजादी के बाद भी आप वहीं पर ही थे, स्थिति ऐसी आज़ादी थी? के बाद देखो मैंने अपने फादर की डायरी पढ़ी, जी, तो उसमें ये लिखा हुआ था, मैंने एक जगह पढ़ा कि हम 18 नवंबर जी, 1947 को हिसार पहुंचे थी हमारी गाड़ी। अच्छा जी, हमारी गाड़ी का टर्मिनेशन जो हिसार में था, हम हिसार पहुंचे थे 18 नवंबर को। जी। इसका मतलब 14 अगस्त के बाद हम 18 नवंबर, 2 दिन आप गाड़ी में बिता जी। दें, बाकी हम वहीं पर ही थे। जी, जी, जी। हम वहीं पर ही थे। तो उसके बाद जो है सफर कैसे शुरू हुआ वहां से यहाँ तक आने का? यहाँ तक जब हम हिसार पहुंच गए, जी, जी, वहाँ से तो हम चले थे, क्या नाम है, हमारा जो हम लोग सारे, जब हमारे गांव में डाका हुआ उसके बाद पुलिस आ गई। पुलिस का जो SHO था वहाँ का, जी, उसने सभी हिंदुओं को इकट्ठा किया एक जगह, कहने लगा भाई बात सुनो। वो हालांकि वो मुसलमान था, जी, जी, लेकिन कुछ हिंदू मुसलमान ऐसे भी थे जो अपनी ड्यूटी करना जानते थे। जी, जी, उन्होंने कहा देखो, आप अगर यहाँ रहोगे तो मैं हर गांव में तो पुलिस भेज नहीं सकता, जी, जी, आप बोहे आ जाओ जहाँ मेरा हेडक्वार्टर है, जहाँ मेरा पुलिस स्टेशन है, मैं आपकी जिम्मेदारी लूँगा, आपको कुछ नहीं होगा, आप पर हमला नहीं होने दूंगा। जी, जी, लेकिन मैं हर गांव में नहीं आ सकता। एक दिन फैसला हुआ कि पुलिस की निगरानी में पूरा का पूरा गांव जो है वहाँ चला जाएगा, बोहे चला जाएगा। तो हम चले गए वहाँ। आपके परिवार में कौन कौन था उस चला समय? गया, नहीं, सारा। आपके परिवार में उस समय कौन कौन था? देखो, मेरे परिवार में मैं था, जी, मेरी बहन थी, जी, मेरा फादर था, मेरी माँ थी, 4 थे। जी, बाकी मेरा चाचे का परिवार था। चाचा मेरा सन 44 में मर चुका था, जी, तो उसके परिवार में उसकी विडो थी जी, और उसकी 4 लड़कियां थी जी, और एक लड़का था, वो छोटा, वो बाद में आके उसके भारत में आके पलवल में उसकी डेथ हो गई थी। तो ये परिवार था, इसको लेकर के हम वहाँ पहुँच गए। अगर बेटियों को लेकर जो है उस समय काफी लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे बिल्कुल कि डरे उनकी हुए थे। असमत लूटी जा हाँ, रही हाँ, है, उनको मारा जा रहा है। तो हाँ, उस बिल्कुल समय में था। आपके साथ भी 2 औरतें और 5 बच्चियां थी, कैसे था वो? ऐसी देखो, यहाँ से हम जाने के बाद जब वह पहुँच गए, जी, तो उस SHO ने अपनी निभाई अपनी बात जो उसने कही। वहाँ उसने हमला नहीं होने दिया। पूरा लगभग पूरा जो इलाका था वो वहीं पहुँच गया। जी, यानी हालत ये थी कि हर घर में 3-3, 4-4 परिवार रह रहे थे। जहाँ वो खुद रह रहे थे एक परिवार, जी, जी, वहाँ पर जो उनकी पंचायती, हाँ भाई ये बाहर से हैं, ये 3 परिवार अपने घर में रख। जी, 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 वो हर घर पर में बुआ इस तरीके से भर गया था, पूरा का पूरा भर गया था। वो इलाका वहाँ आ गया था और वहाँ पर उसने अपनी ड्यूटी निभाई। SHO ने वहाँ पर वो पूरी रात घूमता था। अच्छा, बुआ की सिचुएशन ऐसी थी, इट वाज ए वाल्ड सिटी। ओके, चारों तरफ इसकी दीवार थी और उसमें 4-5 दरवाजे थे जिनसे आना जाना था। वो रात को घूमता रहता था। एक हिंदू को साथ लेकर के, वो भी माना हुआ सेठ था। जी, जी, और रात को घूमते रहते थे घोड़े पे कि कहीं कोई हमला ना हो। कोई इस तरीके से उसने निभाई। और उसके बाद वहाँ से हमें शिफ्ट किया गया डेरा गाजी खां। जी, अब डेरा गाजी खां की हालत ये थी कि वहाँ ट्रेन नहीं थी। जी, जी,
क्योंकि सिंध नदी जो थी, सिंध दरिया, वो इतना माइटी रिवर है कि उसके ऊपर पुल नहीं बन सकता था जी। पुल अब जाके किसी अमेरिका वगैरह ने बनाया पाकिस्तान में, उसमें पुल नहीं था कि वहाँ से कोई रेल आ सके। जी। तो रेल से कनेक्ट नहीं था। फिर हमें वहाँ से बजरिया कहना एक पुल बनाया गया किश्तियों का जी। सारी बड़ी बड़ी किश्तियाँ लगा करके उसके ऊपर फट्टे रखे गए, उसके ऊपर मिलिट्री के ट्रक चले और हम दरिया सिंध को पार करके मुजफ्फरगढ़ है, मुजफ्फरगढ़ वाज कनेक्टेड विद रेल। ओके। वहाँ से हम रेल में बैठे और रेल में बैठ के वहाँ पर कैंप लगा हुआ था नंबर वाइज रेल में। वहाँ भाई आज ये 50 परिवार आज जाएंगे, जी। ये कल 50 परिवार। वो मिलिट्री के कुछ आदमी आ गए थे वहाँ पे, इंडियन मिलिट्री के, वो कहते थे आज ये परिवार जाएंगे, आज ये जाएंगे। रोज डेली एक जब भी गाड़ी जाती थी वो मुकर्रर करते थे कि आपने आज शिफ्ट होना। तो हम मेरे ख्याल 10 एक दिन तो वो है मुजफ्फरगढ़ में भी रहे होंगे, इसमें कैंप में। जैसे हमारा नंबर है हम चल दिए यहाँ पर। वहाँ पर क्या होता था कई बार, यानी इतना ट्रस्ट ख़त्म हो चुका था हमारा। मुझे याद है ये बात, तो मुझे याद है एक मुल्तान से आगे एक स्टेशन आता है, ये मुल्तान की तहसील था खानेवाल जी। खानेवाल। हम जिस गाड़ी में थे उस प्लेटफार्म पर गाड़ी आकर रुक गई। उस प्लेटफार्म पे बेतहाशा एक नल से पानी बह रहा था जी। लोगों लोगों ने कुछ सोचा कि यार इसमें से पानी भर लें कुछ जी, क्योंकि हमारी गाड़ी तो बड़ी आहिस्ता से चला रहे थे। कई हर जगह जाके लाइन क्लियर नहीं देते थे, 2-2 घंटे रुक जाती थी। जी जी। तो यार पानी भर लें। दूसरों ने कहा नहीं पानी मत भरना, इसमें शायद जहर मिला होगा। मतलब ट्रस्ट इतना ख़त्म हो चुका, बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल एक दूसरे पे हम जो आपस में कभी इकट्ठे रहते थे, खेलते कूदते थे इकट्ठे, हम दिवाली दशहरा और ईद मनाते थे। जी जी। और वो सारी चीज़ें अब नहीं थी। एक दूसरे पे हमें एतबार नहीं ख़त्म हो गया था एतबार। जी। हमारी गाड़ी फिर लाहौर आके जी। रोक दी और जो लाहौर इस तरीके सिचुएशन बन गई कि उसको लाइन क्लियर नहीं दे रहे जी। गाड़ी रुकी हुई है, 3-4 घंटे रुक गए, शायद हो सकता है ज़्यादा टाइम। जो मैं तो छोटा सा जो बुजुर्ग बताते थे जी जी। कि उसको रोक लिया, लाइन क्लियर नहीं देते। जो मिलिट्री का एक कुछ मिलिट्री वाले गाड़ी के साथ चलते थे जी। उसका जो हेड था उसने जाके वो एएसएम के पास चला गया। एएसएम को कहने लगा भाई तू इसको लाइन क्लियर देता कि नहीं देता, तू लाइन क्लियर नहीं देता मैं तुझे गोली मारता हूँ। ऐसा उन्होंने कहा। तू आज अपने बच्चों के पास नहीं जाएगा, तू अपने बच्चों का मुंह, अपने बीवी का मुंह नहीं देख सकेगा, मैं तुझे अभी गोली मारता हूँ। ये तो होता रहेगा झगड़ा। हमने देखा बहुत से मुसलमान इकट्ठे हो गए जी प्लेटफार्म पे और हमने ये सोच लिया कि अब हमारे पे हमला होना है और हम अब हमारा जीवन ख़त्म है। लेकिन उसकी वजह से जब वो एएसएम को कहने लगा तू या तो लाइन क्लियर दी या मैं तुझे गोली मारता हूँ जी, और फिर जो हमला होगा हमारे पास भी असला है, हम भी लड़ेंगे वो भी लड़ेंगे, जो होगा होगा देखी जाएगी जी। और एएसएम ने सोचा कि मैं अपनी जान क्यों गंवाऊँ, जी जी, मैं अपने बच्चों के पास शाम को क्यों ना जाऊँ। तो उसने लाइन क्लियर दे दी और हम उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेशन था वो हमारा अटारी। हम अटारी पहुँच गए। अटारी के बाद तो अटारी में तो खूब स्वागत हुआ जी। सिखों ने हर चीज़ वहाँ पर, डॉक्टर अवेलेबल थे, हर चीज़ अवेलेबल थी जी। तो वहाँ से फिर हम हिसार टर्मिनेशन हुआ। हिसार के बाद हमें पता चला कि गुड़गांव वालों को इलाट हुआ है, डीजी खान, डेरा गाजी खान के जो ज़िले के लोग हैं उनको गुड़गांव इलाट हुआ है जी जी। तो फिर हम गुड़गांव आ गए, उसके बाद गुड़गांव आए। और अगर हम बात करें वहाँ से जब यहाँ पर आए थे, वहाँ पर क्या कुछ था आपके बाद, मतलब अपना घर था वहाँ पर? वहाँ पर अपना घर था, काफ़ी बड़ा घर था, जो मेरे ख्याल में हमारा घर जो था लगभग 2 कनाल में तो था जी। और जब यहाँ पर आए तब क्या यहाँ था? पर तो यहाँ पर आए तो हमें टेंट में रखा गया जी। आधा टेंट आधा टेंट हमारे पास था, आधा टेंट दूसरी फैमिली के साथ था जी जी। तो कुछ वहाँ टेंटों में रहे। फादर साहब को देखा होगा आपने कि शुरुआत से कैसे उन्होंने फिर दोबारा अपना जिंदगी शुरू की, एक समय जब आप पूरे संपन्न हो और दूसरी समय जब आपके पास देखो कुछ भी नहीं। मैं बताऊं, ऐसा है कुछ लोगों को तो बहुत दिक्कत हुई जी जी। मेरा फादर पढ़ा लिखा था जी, वो सन 33 का मैट्रिक पास था जी।
जैसे उसने आके अपनी एप्लीकेशन दी, उस समय डीसी साहब ही लगाते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम ये नहीं था, क्या नाम है, ये बोर्ड के एग्ज़ाम दो और जी फिर जी जी, नौकरी ये सब लगो, कुछ ये नहीं, वो नहीं, वो डीसी लगाता था। जी डीसी को एप्लीकेशन दी, मैं मैट्रिक पास हूँ, मुझे कोई नौकरी दे नौकरी दीजिए। दी जाए। जी जी उन्होंने कहा भाई हमारे पास नौकरियाँ हैं, एक तो हमारी ग्राम सेवक की अगर जाना चाहें वो आपको गांव में जाना पड़ेगा, जी नहीं तो हमारे पास एक नौकरी है सब इंस्पेक्टर सिविल सप्लाई, लेकिन गुड़गांव में नहीं, आपको रेवाड़ी जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी मैं रेवाड़ी जाता हूँ, जी मुझे नौकरी दो। तो मेरे फादर को नौकरी मिल गई, तो हमारे लिए तो जीवन आसान हो गया, क्योंकि नौकरी मिल जाने के बाद इनकम का सोर्स तो बन ही गया। वैसे हमें, मेरे फादर के पास पैसा पहले भी था। हमने जो है काम, हमारा मेरे फादर पहले एक बीसीजी, एक ब्रिटिश कॉटन इंजीनियरिंग मिल होती थी मेलसी में, वहाँ पर वो कैशियर थे। वहाँ पर हमने अपना पैसा कुछ जमा भी करा रखा था। जब हम यहाँ पर आए, वो एक ब्रिटिशर की थी, लेकिन ब्रिटिशर ने वो सारा पैसा, चाहे वो जो हिंदू थे उनका जी इंपीरियल बैंक दिल्ली में जमा करा गया, और जो उसके नौकर मुसलमान थे उनका पैसा सारा उसने इंपीरियल बैंक लाहौर में जमा कराया। वो हमें मिल गया था, पैसा भी मिल गया था। तो हमारे लिए ये तो सुविधा थी कि हमारा फादर को नौकरी मिल गई और हमारा जीवन वहाँ कटा। उसके बाद अब मड हट में आ गए। जी मड हट जो थी, मैं वो 13,009 का कमरा था, उसके आगे छोटा सा बरामदा था, वो मिल गया। उसके बाद जैसे ज़रूरत पड़ी हमने इसको मोड़ लिया। जी जी, ये जो अब मैं जहाँ यहाँ पर हैं बैठा हम। हूँ, जी, हम यहाँ पर मोड़ लिया, हम पढ़ते भी रहे, सब कुछ है। अभी भी कुछ यादें पुरानी याद आती हैं कि लगता है कि हाँ वो बचपन बहुत अच्छा था जब हम वहाँ पर थे? कुछ याद पाकिस्तान की कोई चीज़ याद हो? बिल्कुल पाकिस्तान की याद भी है और इच्छा भी है कि मैं एक बार जाऊँ और उस अपने जगह को देख कर आओ जहाँ पर रहे हो। अभी अभी मुझे तो रोना आता है कि कहाँ हम शिफ्ट हो गए, उस जगह को रो, अभी याद करके मैं रोता हूँ। बचपन के पल वो याद आते हैं। सबसे अच्छे दोस्त कौन थे आपके? सबके नहीं थे दोस्त, कई थे जो मेरे क्लास फेलो थे, अब तो नहीं रहे। नेवराज था, जयदयाल था, रामनाथ था, ये सारे चले गए। मेरे दोस्त जो मेरे वहाँ पर थे लगभग अब नहीं रहे, कोई जा चुके हैं। जी जी, कहीं थे, कोई ऐसी बात नहीं। आपको सम्मानित भी किया गया। अगर हम बात करें, ये दिन जो है मनाने का प्रयास भी किया जा रहा है कि उस समय जो लोग शहीद भी हुए थे उनको गुमनाम शहीद ना बोल के शहीद की उपाधि भी दी जाए, उनको ऐसा प्रयास भी किया जा रहा है। किया जा रहा है। कैसा लगता है जब आपको सम्मानित किया जाता है? और आज के युवा की अगर बात करें, युवा बहुत ज़्यादा हताश है। ऐसे समय में आपने बहुत कुछ देखा, क्या देखो, कहेंगे? युवाओं को तो अपने में मस्त है, देखा जाए तो उनको तो मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा अब वास्ता नहीं रहा कि हम लोग क्या थे। किसी युवा कुछ लोगों को इंटरेस्ट हो तो वो सुने हमारी कहानी जी कि हम वहाँ कैसे रहे, वरना युवा अपने में मस्त है, ऐसी तो कोई बात नहीं। सम्मान की बात करें, जब सम्मान मिलता है इन सभी के लिए तो सम्मान कैसा? मिलता है तो थोड़ा सा ये तो इंसान अपने आप को डिग्निफाइड फील करता है, इसमें जी क्या है, जी अपने आप को डिग्निफाइड फील करता है, ऐसी तो कोई बात नहीं। अभी एक इस विभीषिका पे एक ये हमारे एक प्रयास हुआ है, किताब जी बनाई है, जी जी उसमें मेरा भी एक आर्टिकल है। सबसे लंबा आर्टिकल मेरा ही है, 9-10 पेज का, वरना तो आधे पेज का, 1 पेज के लोगों का है। मैंने पूरी डिटेल दिया है, वहाँ की जोग्राफिकल पोजीशन, वहाँ की हिस्टोरिक पोजीशन, वहाँ पर किस तरीके का हमारी इकोनॉमिक पोजीशन थी। मैंने अपने गांव का एक बताया कि किस तरीके से हमारा गांव आबाद था, मैंने सारा बताया उसमें। अगर आप उसको पढ़ें तो आपको पूरा व्यू मिल जाएगा कि हम लोगों की ज़िंदगी वहाँ कैसी थी और यहाँ कैसी। मुझे तीसरी में जो मैं पढ़ता था, मुझे उस उस्ताद का नाम भी याद है। क्या नाम है उनका? उसका नाम था जिंद वड्डा खां। जी अब जो पहला मेरा इंटरव्यू छपा है, वो जिंद वड्डा खां के लड़कों ने भी मुझे फ़ोन किया है जी कि आप हमारे वालिद के शागिर्द रहे हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मुझे वो भी, हालांकि शायद कुछ लोगों को याद, जो
आजकल हम प्रेयर कहते हैं, उस समय उसको दुआ कहते थे। जी, जी। उर्दू का लफ्ज़ चलते थे, उर्दू ज़बान थी। मुझे वो दुआ के पहले 2 लाइनें याद हैं। जी ज़रूर वो उसमें सुनाएं। था, अर्ज़ो समा पे देखी जलवा नुमाई तेरी, ताबे हैं तेरे मौला सारी खुदाई तेरी। मुझे वो दिन भी याद है जिस दिन 14 अगस्त को ये पाकिस्तान बना जी और वहाँ पर जुलूस निकाला गया, क्योंकि हमारा गांव जो घर था वो इसके चौक के ऊपर था। जी वो जुलूस चौक के ऊपर आकर रुका, वहाँ पर लड्डू बांटे गए। मैं जी। छोटा था, मैं भी उस भीड़ में लड्डू ले आया। ये मुझे याद है आज तक। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया। ये एक अनकही दास्तां आज आपने सुनी, जहां पर बताया कि किस तरीके से अभी भी याद आती है उस बचपन के पलों की, जहां पर इकट्ठे खेलते थे, सब साथ थे, किसी जात पात का कोई रोल नहीं था, सभी एक थे। और इनकी कहानी में बहुत बार ये भी सुना, बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सपोर्ट करा, साथ दिया, ताकि ये लोग सही सुरक्षित जो है अपने स्थान तक पहुंच पाए। उम्मीद है कि युवा पीढ़ी इन सभी से प्रेरित भी होगी और समझेगी ये जो आज़ादी मिली है ये बहुत लोगों के कुर्बान होने के बाद हमें मिली है। बहुत लोगों ने अपना घर खोया है, अपनी वास्तविकता खोई है, तब हमें ये आज़ादी मिली है। तो इस आज़ादी का जश्न तो हम मनाते हैं, पर उन लोगों को याद करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है।